नमस्कार। हम प्रायिकता का अध्ययन कर रहे हैं और प्रायिकता में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिदर्श समष्टि और घटना। तो प्रतिदर्श समष्टि का अर्थ ये होता है कि जितने भी संभव परिणाम हो उनका जो समुच्चय होता है वो प्रतिदर्श समष्टि से हम उसको व्यक्त करते आए और उसको एस से व्यक्त करते हैं। और घटना वो समुच्चय होता है जो प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय होता है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं प्रायिकता की ओर। तो प्रायिकता को इस तरह से परिभाषित किया गया है, इसको हम घटना ए के घटने की प्रायिकता को पी ए से व्यक्त करेंगे। और इसका अर्थ ये हुआ कि घटना ए के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या और उसको भाग देंगे सभी संभव परिणामों की संख्या से। तो सभी संभव परिणामों की संख्या यानी समुच्चय एस में अवयवों की संख्या, और घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब समुच्चय ए के अवयवों की संख्या। मान लीजिए समुच्चय ए में आर अवयव हैं और कुल जो संभव परिणाम है उनकी संख्या n हो तो r अपान n इस घटना ए के घटने की प्रायिकता को व्यक्त करेगी। इसी से जुड़ी हुई घटना है कि एडेश यानी घटना ए का न घटना। तो घटना ए का न घटना, और यदि इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है तो उसको हम पी एडेश से व्यक्त करेंगे। और इसका अर्थ होगा घटना एडेश के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अब घटना एडेश का अर्थ ये हुआ कि जो घटना ए में घट रही है उसको छोड़ करके। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये घटना एडेश जो है समुच्चय ए का पूरक समुच्चय होगा। अब यदि इसकी प्रायिकता हम देखें तो ये होगी n ऑफ एडेश अपान एन एस। अब हम जानते हैं कि कुल जो घटनाएं हैं, कुल जो समुच्चय है वो n है, s यानी सभी संभव परिणाम, और उसमें से यदि r को छोड़ दिया जाए तो n माइनस r संख्या हमें प्राप्त होगी n ऑफ एडेश में। और इसको यदि हम समीकरण 2 से व्यक्त करें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि पी ए प्लस पी ए डैश बराबर r अपान n प्लस n माइनस r अपान n बराबर 1। और इससे हमें यह परिणाम प्राप्त हो रहा है कि पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिणाम है। तो आइए इसी चीज़ को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पासे को उछाला और 2 या 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो अब हमारे लिए घटना हो जाएगी 2 या 2 से छोटी संख्या आना, और पासे को उछाला है तो जो संभव परिणाम होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6। यानी इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय एस में अवयवों की संख्या 6 होगी। और घटना ए जो होगी वो 2 या 2 से छोटी संख्या। अब जो भी घटना होगी वो इस एस का उपसमुच्चय होगी। तो हमारे यहाँ घटना जो है वो 2 से छोटी संख्या आने की घटना है, यानी जो अवयव होंगे वो 1 और 2 हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें केवल 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। और इसकी यदि हम प्रायिकता देखें तो एन ए अपान एन एस, एन ए का मान रख दिया हमने 2 और एन एस का मान रखेंगे हम 6। तो 2/6 यानी 1/3। अब यदि घटना एडेश देखें हम, घटना एडेश मतलब घटना ए थी हमारी 2 या 2 से छोटी संख्या आना, तो इसके निगेटिव वाली घटना होगी 2 से बड़ी संख्याएं आना। तो ये जो समुच्चय बनेगा हमारा ए नॉट, या जिसको हम ए डैश से व्यक्त करें, वो होगा 3 4 5 6। ये सारी संख्याएं 2 से बड़ी संख्याएं हैं। और यहाँ देख सकते हैं हम कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 4 है। तो एन ए डैश इज इक्वल टू 4। अब यदि ए डैश की प्रायिकता हम ज्ञात करें तो पी ए डैश बराबर हो जाएगा एन ए डैश अपान एन एस। एन ए डैश का मान रख दिया हमने 4 और एन एस का मान 6 है। तो 4/6 यानी 2/3। और यहाँ भी हम देख सकते हैं पी ए प्लस पी ए डैश को यदि हम जोड़ें तो पी ए का मान है 1/3 और पी ए डैश का मान है 2/3। इन दोनों को जोड़ने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 1। तो इससे हमारी पुष्टि हो रही है कि पी ए प्लस पी ए डैश का मान 1 होता है, यानी प्रायिकताओं का योग
1 होता है। यदि पूरक घटना हो तो उन दोनों की प्रायिकताएं का योग मिलकर के 1 के बराबर होगा। तो इस तथ्य का उपयोग हम आने वाले प्रश्नों में करेंगे। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। आइए इसको भी समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि ये S जो दिख रहा है हमें, ये है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, जिसको हम S से व्यक्त किया है। और कोई भी घटना होती है वो इस S का उप समुच्चय होती है। तो ये स्पष्ट है कि इस A समुच्चय में जो इसका उप समुच्चय है, या तो कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो तो वो इसका मान 0 हो सकता है, या ये समुच्चय A इतना बड़ा हो जाए कि ये स्वयं S के बराबर हो जाए। यानी तब उस स्थिति में नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ S होगा। तो 2 स्थितियां हैं, A के अवयवों की या तो 0 हो या S के अवयवों के बराबर हो, यानी इनके बीच में स्थित होगा। अब ये जो असमिका प्राप्त हो रही है, इसमें S से नंबर ऑफ S से हमने डिवाइड किया, तो हम देख सकते हैं कि ये स्टेप हमें प्राप्त हो रही है। और इसका अर्थ हुआ 0 और इसका अर्थ हुआ 1, और Na/Ns को हम लिख सकते हैं Pa। तो इसका मतलब हुआ कि घटना A के घटने की प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में स्थित होगा। तो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, या इनके बीच में स्थित होगा। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिणाम है। अब 2 घटनाएं, मान लीजिए कि ये समुच्चय S यानी प्रतिदर्श समष्टि है, और इसके भीतर 2 घटनाएं हैं A और B। अब यदि घटना A या घटना B घटने की स्थिति बने तो उसको हम व्यक्त करेंगे A यूनियन B से। A यूनियन B का मतलब या तो घटना A घटे या घटना B घटे। और इसी तरह से A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यानी ये वाला हिस्सा, और हम इस हिस्से में देख सकते हैं कि A भी सम्मिलित है और B भी सम्मिलित है। तो इसको हम कहेंगे घटना A और घटना B का घटना। तो यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है वो और को किया गया है। आप ध्यान रखें कि जब भी इंटरसेक्शन हो तो उसका तात्पर्य और से होता है, और यूनियन हो तो उसका तात्पर्य या से होगा। अब ये तो हुई घटनाएं। अब इनसे जुड़ी हुई प्रायिकता की बात, आइए पहले इसको भी समझ लें हम कि यदि किसी समुच्चय S में 2 उप समुच्चय A और B हैं, तो A यूनियन B जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जिस समीकरण का हम उपयोग करते हैं वो होती है समीकरण A में अवयवों की संख्या प्लस समीकरण B में अवयवों की संख्या माइनस A और B के बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको घटाने पर। तो ये जो समीकरण है इसको हम पुष्टि करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमने समुच्चय A लिया है 1 2 3 4 और समुच्चय B लिया है 3 4 5 6 7। A यूनियन B, हम देख सकते हैं कि इनके दोनों को अवयवों को मिलाने पर जो अवयव प्राप्त होंगे 1 2 3 4, और 3 4 पहले आ चुके हैं तो इनको छोड़ दिया, और बाकी के अवयव 5 6 7। तो ये A यूनियन B हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B भी हम ज्ञात कर सकते हैं। A इंटरसेक्शन B का अर्थ ये हुआ कि A और B में कॉमन एलिमेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि 3 A में भी है, B में भी है, और 4 A में भी है और B में भी है। तो हमने A इंटरसेक्शन B ज्ञात कर लिया। और अब हम यहाँ देख सकते हैं कि A में अवयवों की संख्या 4 है और B में कुल अवयवों की संख्या 1 2 5 है। तो इस तरह से हमने जो परिणाम लिखे वो देख सकते हैं कि A में अवयवों की संख्या 4, B में अवयवों की संख्या 5, A यूनियन B में कुल 7 अवयव हैं और A इंटरसेक्शन B में 2 अवयव हैं। अब यदि इस सूत्र में हम मान रखें तो हम देख सकते हैं कि मान रख करके देख सकते हैं कि N यूनियन B यानी 7, और A का मान हमने रखा 4 + 5 - 2। तो ये इसको संतुलित कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समीकरण का हम भविष्य में यूनियन और इंटरसेक्शन में संबंध ज्ञात करने के लिए उपयोग करेंगे। अब यदि इस समीकरण 1 में NS से भाग दे दें तो हमें प्राप्त होगा
एन ए यूनियन बी अपान एन एस इज इक्वल टू एन ए अपान एन एस एन बी अपान एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस। और ये जो संख्या है लेफ्ट हैंड साइड की, ये व्यक्त करेगी ए या बी घटना के घटने की प्रायिकता। ये प्रदर्शित करेगा पी ए को, ये प्रदर्शित करेगा पी बी को, और ये घटना पी ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी दोनों के एक साथ घटने की घटना। तो इस तरह से ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो रहा है, जिसका उपयोग हम आगे आने वाले प्रश्नों में करेंगे। अब यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, हम लोग अपवर्जी घटनाएं पढ़ चुके हैं कि यदि ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय हो, यानी इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उस स्थिति में पी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी इसमें अवयवों की संख्या शून्य हो जाएगी, और वो शून्य यहाँ रखेंगे हम, तो हमें समीकरण प्राप्त होगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इन अवधारणाओं के साथ में आइए हम प्रश्नों को हल करके देखते हैं। अब हमारे सामने प्रश्नावली 16.3 का पहला प्रश्न सामने है। प्रतिदर्श समष्टि S इज इक्वल टू W1, W2, W3, W4, W5, W6 और W7 के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। अब ये हमें अलग अलग स्थितियां दी हुई है। ये W1 के घटने की प्रायिकता 0.1, यदि पहली स्थिति इस तरह की है कि इसकी प्रायिकता 0.1 प्राप्त हो रही है, इसकी 0.01 प्राप्त हो रही है, इसकी 0.05 प्राप्त हो रही है, इसकी 0.03, W5 की 0.01, W6 की 0.02 और W7 की 0.06। ये एक ही समुच्चय के लिए यदि हमें ये प्रायिकताएं प्राप्त हो रही है इस अवयवों की, तो हम देख चुके हैं कि सारी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये प्रायिकताएं हमने ज्ञात की है तो इनका योग यदि 1 होगा तो इसका मतलब ये कि ये प्रायिकता निर्धारण जो है वो सही है, वैध है। तो आइए इसको देखें। पहली प्रायिकताओं का योग यदि हम देखें तो ये 1 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि ये निर्धारण वैध है। ठीक इसी ढंग से दूसरी स्थिति में हमें प्रायिकताएं दी हुई है 1/7, 1/7। यदि इन सबको भी हम जोड़ें तो इनका योग भी हमें 1 प्राप्त होगा, इसका मतलब दूसरा वाला भी वैध है। अब तीसरा वाला देखें। तीसरे वाले में यदि इन सबका योग करें हम 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4, और योग करने पर यदि हम यहाँ पर परिणाम देख रहे हैं 2.8, और 2.8 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये निर्धारण वैध नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक हमें प्रायिकता दी है, जबकि प्रायिकता का मान हम जानते हैं 0 से +1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऋणात्मक वाली प्रायिकताएं वैध नहीं है, तो निश्चित रूप से ये पूरा परिणाम भी वैध नहीं होगा। और इसी तरह से अगला, इन सब का भी यदि हम योग करें तो योग करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये 1 से बड़ा हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये भी वैध नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे सामने। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। पट का अर्थ होता है टेल, तो कम से कम 1 टेल होना हमें की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अब प्रतिदर्श समष्टि चूंकि सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है तो HH, HT, TH, TT होगी, ये हम लोग देख चुके हैं। अब घटना E यानी कम से कम 1 बार टेल आना, तो ये इस ढंग से हो सकता है HT हो या TH हो, या कम से कम 1 है तो दोनों बार भी टेल आ सकता है TT हो। तो ये 3 स्थितियां दिख रही है। अब यदि हमें अभीष्ट प्रायिकता ज्ञात करना है इस घटना E की, तो ये हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो यहाँ अनुकूल परिणाम 3 है हमारे पास में, तो n ऑफ E इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और n ऑफ S टोटल नंबर ऑफ S, ये कुल अवयवों की संख्या 4 हो गई। तो इस तरह से हम अभीष्ट प्रायिकता देख रहे हैं 3/4।
अगला प्रश्न है, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, 1 या 1 से छोटी संख्या प्राप्त होना, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना और 6 से छोटी संख्या प्राप्त होना। ये घटनाएं 5 घटनाएं दी है और इनकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। अब जब एक पासा फेंका जाता है तो 1 से 6 तक कोई सी भी संख्या आ सकती है, तो ये हमने S बना लिया, 1 2 3 4 5 6। अब पहली स्थिति देखें कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना। तो अभाज्य संख्याएं हम जानते हैं कि 2 से शुरू होती है, 1 से बड़ी होती है, तो 2 3 और 5 ये इस समुच्चय में अभाज्य संख्या है इसमें से। और अब अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता तो हम देख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो कुल संभावित परिणाम तो हो जाएंगे 6, और यहाँ पर हम अनुकूल देख सकते हैं कि अनुकूल यानी ई में अवयवों की संख्या, तो वो 3 दिखाई दे रही है, तो 3/6 यानी 1/2, ये अभिष्ट प्रायिकता हो गई। फिर दूसरी स्थिति, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। तो जो उस स्थिति में जो समुच्चय बनेगा घटना का वो इस तरह से होगा, 3 या 3 से बड़ी संख्या, तो 3 भी सम्मिलित हो जाएगी, 3 4 5 6। अब यहाँ पर कुल अवयवों की संख्या 4 है और नंबर ऑफ S यानी S में अवयवों की संख्या 6 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6 यानी 2/3। अगली स्थिति है 1 या 1 से छोटी संख्या प्राप्त होना। तो अब 1 से छोटी तो कोई संख्या यहाँ पर है नहीं, तो उस स्थिति में केवल एक ही हमें एकल समुच्चय के रूप में प्राप्त होगा, और उस स्थिति में 1 या 1 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या केवल 1 है, तो 1/6। इसी तरह से अगली स्थिति है कि 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। अब यहाँ पर 6 से कोई बड़ी संख्या नहीं है, तो उस स्थिति में जो घटना होगी वो रिक्त होगी, रिक्त समुच्चय के रूप में होगी, और अवयवों की संख्या इसमें 0 होगी, तो 0/6 यानी 0। और 6 से छोटी संख्या प्राप्त होना, 6 से छोटी संख्या प्राप्त होना मतलब 6 को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, तो ये इसमें अवयवों की संख्या 5 है और S में अवयवों की संख्या 6 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/6। अगला प्रश्न है, ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला गया है। प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं? पत्ते का हुकुम या इक्का होने की प्रायिकता क्या है? और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है और अगली स्थिति काले रंग का है। अब इसको भी हम समझ लें। हम सभी लोग ताश की गड्डी से परिचित हैं। हम जानते हैं ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और 4 इक्के होते हैं, लेकिन हुकुम का इक्का 1 होता है, तो नंबर ऑफ S = हो जाएंगे यहाँ पर 52, और हुकुम का इक्का होने की घटना केवल 1 होगी, तो हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/52। तीसरी स्थिति है, प्रायिकता ज्ञात करना है कि पत्ता इक्का है या काले रंग का है। तो पहले हम देखें इक्का। तो हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो N ऑफ E = 4 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E 4 अवयव होंगे, तो ये 4 और NS तो हम ज्ञात कर चुके हैं 52 होगा, तो 4/52 यानी 1/13। अगली स्थिति हमें ज्ञात करना है कि काले रंग का है। तो हम जानते हैं ताश में 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 26 लाल रंग के होते हैं। जो लाल रंग के होते हैं वो ईंट और लाल पान, और जो काले रंग के होते हैं वो काला पान या हुकुम और चिड़ी। तो इस तरह से 26 पत्ते जो हैं वो काले रंग के हैं, तो 26 पत्ते काले रंग के हैं, तो जो समुच्चय हो जाएगा काले रंग के पत्तों का वो हो जाएगा, उसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी 26, और काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता हो जाएगी
26/52 यानी 1/2। अगला प्रश्न है, एक अनभिनत यानी अनबायस्ड यानी यदि सिक्के को उछाले तो वो दोनों में से किसी भी स्थिति में गिर सकता है, जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है, तथा एक अनभिनत पासा दोनों को उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त संख्याओं का योग 3 हो और 12 हो। अब ये सिक्के पर हेड या टेल लिखे होने के बजाय एक जगह लिखा हुआ है 1 और दूसरे पहलू पर लिखा हुआ है 6, और इसी तरह से पासे को उछाला है। पासे पर जो आने की स्थितियां होगी वो 1 से लेकर के 6 तक की होगी। अब एक सिक्के और पासे को दोनों को उछाला तो इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे 1-1, 1-2, 1-3, 1-6 तक। इसी तरह से 6 के साथ बनेगा 6-1, 6-2, 6-3, यानी कुल परिणाम जो नंबर ऑफ एस होंगे वो होंगे 12। और योग 3 होने की केवल एक ही घटना बनेगी, 1 जब 2 के साथ हो तो केवल एक संभावना है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1 और कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी 12। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/12। फिर 12 निकालने की, तो दूसरी वाली स्थिति जब एक सिक्का और एक पासा दोनों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 12 तभी हो सकता है जब सिक्के पर भी 6 आए और पासे पर भी 6 आए, यानी केवल एक ही स्थिति है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 1/12, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नगर परिषद में 4 पुरुष एवं 6 स्त्रियां हैं। यदि एक समिति के लिए यादृच्छया एक परिषद सदस्य चुना गया है तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है। अब मान लिया कि घटना ई को हम स्त्री के चुने जाने की घटना से व्यक्त करें, तो ये चूंकि 6 स्त्रियां हैं तो ये घटना 6 तरह से घट सकती है, यानी नंबर ऑफ ई सेट में 6 संख्या हमें प्राप्त होगी। और प्रतिदर्श समष्टि यदि हम देखें तो समिति में कुल सदस्यों की संख्या, तो समिति में 4 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, तो 4 × 6 = 10। अब प्रायिकता हमें ज्ञात करना है घटना ई की, तो NE/NS, तो ये 6/10, और इसको हल किया तो ये 3/5। अगला प्रश्न देखें हम, एक अनभिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित पर 1 रुपया जीतता है, यानी हर टेल आने पर वो 1 रुपया जीतता है, और प्रत्येक पट पर 1.50, 1.5 रुपये हारता है। इसको प्रश्न को फिर से समझ लें, एक व्यक्ति प्रत्येक चित पर, यानी चित का अर्थ है हेड, हर हेड पर 1 रुपये जीतता है और हर टेल पर 1.5 रुपया हारता है। इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन राशियों में से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। अब एक सिक्के को यदि हम 4 बार उछालेंगे तो 16 परिणाम हो सकते हैं। तो ये हमने 16 परिणाम लिखे, आप देख सकते हैं ये हमने टेबल के रूप में 16 परिणाम लिखे कि 4 पर हेड आए, 3 पर हेड और 1 पर टेल। अब 3 पर हेड और 1 पर टेल भी ये अलग अलग स्थितियों में हो सकता है, HH, TH, HH, TT। तो इस तरह से ये 16 स्थितियां हमने यहाँ पर लिखी है। अब ये सबसे पहले तो हम ये 16 स्थितियां लिख लेंगे, उसके बाद में हम जानते हैं कि यदि हेड आता है तो 1 रुपया मिलता है। तो पहली स्थिति के लिए देखें कि 4 बार हेड आए, यानी 4 बार 1-1 रुपया मिलेगा, यानी इस तरह से कुल हमें 4 रुपये मिलेंगे। यदि 3 बार हेड आए और 1 बार टेल आए तो हम जानते हैं हेड आने पर हमें 1-1 रुपया मिलेगा और टेल आने पर 1.5 रुपया माइनस हो जाएगा।
तो इस तरह से यदि इसको हम हल करें तो हमें 1.5 रुपये प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति को भी देखें तो इसमें भी 3 बार हेड और 1 बार टेल आ रहा है, यानी 3 बार 1 रुपये मिल रहा है और 1 बार 1.5 रुपये माइनस होगा, ये भी 1.50। इस स्थिति में देखें HHTT यानी 2 बार 1 रुपये मिल रहा है और 2 बार 1.5 रुपये माइनस हो रहा है, तो इसको भी यदि हम हल करें तो ये हमें मिल रहा है -1। तो इस तरह से हर एलिमेंट के लिए हमने निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं टेबल में हर एलिमेंट के लिए हमने निकाला है। तो ये भी आप स्वयं करके देखें और अब इसके आधार पर हम आगे प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम इस टेबल को देखें तो इसको जो राशियाँ हमें प्राप्त हो रही है इसको सावधानी से यदि आप देखें और इसको नोट करें तो आप देखेंगे कि हमें जो राशियाँ प्राप्त हो रही है वो कौन कौन सी हो रही है। 4, 1.5, -1, -3.5 और -6। अब ये 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 1.5 4 बार आ रहा है। -1 6 बार आ रहा है। -3.5 4 बार आ रहा है और -6 1 बार आ रहा है। तो इस तरह से यदि इन सबको हम जोड़ भी करके देखें तो ये 16 हमें प्राप्त हो रहा है। अब ऋणात्मक मतलब हारे गए, ये जो हमने प्राप्त किया है। अब एक एक घटना की हम यदि प्रायिकता देखें तो 4 रुपये जीतने की प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर 1 होगी, तो ये 1/16। फिर 1.5 रुपया जीतने की प्रायिकता, तो जो 1.5 रुपया जीतने की जो घटना हो रही है वो 4 बार हो रही है, तो ये हो जाएगी 4/16 यानी 1/4। इसी तरह से -1 रुपये जीतना यानी -1 की जो घटना है वो 6 बार हो रही है, तो 6/16। इसी तरह से -3.5 ये घटना संभावित है 4 बार, तो ये 4/16। और -6 रुपये यानी 6 रुपये हारने की ये घटना 1 बार संभावित है, तो ये 1/16। अगला प्रश्न देखें हम। एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना है। 3 चित्त प्राप्त होना, 2 चित्त प्राप्त होना, न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना। तो आइए इसको हम समझते हैं। यदि 3 सिक्के 1 बार उछाले जाते हैं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 की घात 3 यानी 8 होगी, और हम इसको देख चुके हैं कि ये इस तरह से होंगे हमें HHH, HHT, HTT। तो ये कुल 8 स्थितियाँ हैं। अब हमें दिया हुआ है 3 चित्त प्राप्त होना, तो 3 चित्त प्राप्त होने की घटना है केवल एक ही है। 3 चित्त मतलब 3 हेड, एक ही घटना है ये, तो 1/8। अगली घटना है कि 2 चित्त प्राप्त होना, तो 2 चित्त प्राप्त होने की घटना यहाँ देख सकते हैं, 2 हेड आने, वो होगी 3 और इसकी प्रायिकता होगी 3/8। यदि ई न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होने की घटना हो, तो न्यूनतम 2 का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक। तो ये स्थितियाँ हो सकती है कि 2 चित्त हो या 3 चित्त हो। तो 2 चित्त होने की घटनाएं तो 3 हो सकती है, और एक बार 3 चित्त आने की या 3 हेड आने की एक ही हो सकती है, यानी कुल 4 घटनाएं होगी। तो प्रायिकता हो जाएगी 4/8 यानी 1/2। इसी प्रकार एक घटना ई अधिकतम 2 हेड प्राप्त होना प्रदर्शित करती है, तो अधिकतम 2 यानी 2 हेड हो या 1 हेड हो या 0 हेड हो। तो ये संख्या हो जाएगी 3 धन 3 धन 1 यानी 7, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 7/8। इसी तरह एक भी चित्त प्राप्त न होना यानी NE = 1। एक भी चित्त तब प्राप्त नहीं होगा जब तीनों पर पुट आए यानी तीनों पर टेल आए, तो ये घटना केवल एक ही हो सकती है और इसका मान होगा 1/8। यदि घटना 3 पट प्राप्त होने की हो तो वो भी केवल एक ही हो सकती है, तो इसकी भी प्रायिकता 1/8 होगी।
तो इस तरह से सारी स्थितियों को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तो घटना ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। अब हम ये लोग पढ़ चुके हैं ये सूत्र, PA + PA0 = 1। तो घटना ए की प्रायिकता हमें दी हुई है 2/11, इसमें हम मान रखते हैं 2/11। तो PA0 हो जाएगी 1 - PA, यानी 1 - 2/11 यानी 9/11। अगला शब्द है एसोसिएशन। इस शब्द से एक अक्षर यादृच्छया चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना हुआ अक्षर एक स्वर है या एक व्यंजन है। अब इस शब्द में यदि आप देखें तो इसमें हमें ए 3 बार प्राप्त हो रहा है, ये ए 3 बार प्राप्त हो रहा है, आई 2 बार प्राप्त हो रहा है और ओ 1 बार प्राप्त हो रहा है। तो ये स्वर इसमें हमें प्राप्त हो रहे हैं 6। और इसी तरह से व्यंजन हमें इसमें प्राप्त हो रहे हैं 13। तो और कुल अक्षरों की संख्या है यहाँ पर 6 और 7 13। यदि हम इसको गिन करके देखें तो ये हमें 13 प्राप्त हो रहा है। तो स्वर आने की प्रायिकता हो जाएगी 6/13 और व्यंजन आने की प्रायिकता हो जाएगी 7/13। अगला प्रश्न है, एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छया चुनता है और यदि ये चुनी हुई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती है जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है तो व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है? यानी मान लीजिए कि एक चिट डली हुई है जिसमें 1 से 20 तक के नंबर डले हैं और व्यक्ति 6 अलग अलग चिट को चुनता है और यदि 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती है जिन्हें लॉटरी समिति ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है तो व्यक्ति इनाम जीत जाता है। अब हमें इनाम जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि 20 संख्याओं में से 6 संख्या चुनने के तरीके वो 20C6 होंगे, ये हम लोग संचय में पढ़ चुके हैं। और इनाम जीतने की प्रायिकता यदि ई हो तो केवल एक ही इनाम जीता जा सकता है, तो 1/20C6 ये तो हो जाएगी 20C6 जो हो जाएगी नंबर ऑफ एस हो जाएगा और चूंकि एक ही इनाम जीत सकता है तो नंबर ऑफ ई केवल 1 होगा, तो ये 1/20C6। अब 20C6 का मान ज्ञात कर लिया और वो हल करके रखा हमने, तो हल करने के बाद हम ये परिणाम प्राप्त कर लें। अगला प्रश्न है, जांच करना है कि निम्न प्रायिकताएं PA और PB युक्ति संगत परिभाषित है या नहीं। अब यहाँ पर ये PA का मान दिया है, PB का मान दिया है और PA इंटरसेक्शन B दिया है। तो ये PA इंटरसेक्शन B का मान PA से भी कम होना चाहिए और PB से भी कम होना चाहिए, क्योंकि PA इंटरसेक्शन B A का सबसेट होता है और A इंटरसेक्शन B का भी सबसेट होता है। तो निश्चित रूप से ये जो संख्या आएगी वो PA से भी कम होगी और PB से भी कम होगी। तो हम इसको चेक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर पहली वाली स्थिति में ये PA इंटरसेक्शन B का मान 0.6 है और PA का मान 0.5 है और ये PA इंटरसेक्शन B का मान इससे कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये युक्ति संगत नहीं है। दूसरे उदाहरण में देखें, ये 0.8 A यूनियन B, तो इन दोनों का जो योग है 0.5 + 0.4 ये युक्ति संगत है, क्योंकि इस सूत्र का उपयोग करें यदि हम PA यूनियन B = PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, तो यदि हम PA इंटरसेक्शन B का मान निकालें
तो वो हमारा प्राप्त हो रहा है 0.1, और ये 0.1 का मान पी से भी कम है और पी से भी कम है, तो इसका मतलब ये युक्ति संगत है। अब इसमें खाली स्थान भरना है, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सरल प्रश्न है, इस सूत्र का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो आसानी से आप लोग इसको भी हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, और साथ ही ये भी दिया हुआ है कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, तो पी ए या यूनियन बी या पी ए या बी की प्रायिकता ज्ञात करना है। अब ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा, और इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो चूंकि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, तो ये 5 है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 हो गया। अब इस सूत्र में हमने मान रख दिया, पी ए या बी यानी पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इनका मान रख दिया हमने, और हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 4/5। अगला प्रश्न है, ई और एफ घटनाएं दी हुई है, तो पी ई बराबर 1/4, पी एफ बराबर 1/2, तो पी ई और एफ यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/8 दिया है, तो हमें ज्ञात करना है पी ई यूनियन एफ और पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट। तो ये एक एक करके हम इसको समझते हैं। पहला हमें ज्ञात करना है पी ई यूनियन एफ, यानी पी ई यूनियन एफ, तो सीधे सूत्र में मान रखेंगे हम, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसका मान तो होगा 1/4 दिया हुआ है हमें, पी एफ का मान 1/2 ये भी दिया हुआ है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान दिया हुआ है 1/8, तो ये मान रखा हमने, और इसको हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 5/8। फिर अब हमें ये ज्ञात करना है पी इंटरसेक्शन ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। अब हम जानते हैं कि डी मॉर्गन नियम से हमने पढ़ा है समुच्चय में कि ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब होता है कि हम ई यूनियन एफ निकालें और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो यहाँ पर भी ये सूत्र जो है वो इस रूप में हो जाएगा कि पी ऑफ ई यूनियन एफ नॉट, तो हमने जो पी ई यूनियन एफ निकाला है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और इसका मान हम रख देंगे 1 माइनस 5/8 यानी 3/8। अगला प्रश्न है कि ई और घटना एफ इस प्रकार है कि पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट इज इक्वल टू 0.25, तो हमें बताना है कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी है या नहीं है। अब हमें जो मान दिया है वो पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट का 0.25। अब हम जानते हैं कि पी ई डैश यूनियन एफ डैश बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट बराबर 0.25 होता है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट का मान हो जाएगा 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये इसका मान रख देंगे हम, पी इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, और ये मान हम रख देंगे 1 माइनस 0.25 यानी 0.75, और ये चूंकि 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी नहीं है। इसी प्रकार पी ए बराबर 0.42, पी बी बराबर 0.48, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.16 दिया है, तो हमें ज्ञात करना है पी ए नॉट पी बी नॉट पी ए यूनियन बी। सरल प्रश्न है, इसमें भी सूत्र का उपयोग करेंगे हम, इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम, और पी ए बराबर दिया है 0.42, पी बी दिया है 0.48, और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.16, तो इससे हम सबसे पहले पी ए नॉट निकालेंगे, पी ए नॉट बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए का मान रख दिया हमने 0.42, ये हमें प्राप्त हो गया,
इसी तरह से पी बी नॉट निकाल लिया हमने, 1 माइनस पी बी, इसका भी मान ज्ञात कर लिया। और पी ए यूनियन बी हमें पूछा गया है, तो पी ए यूनियन बी मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी मान रख दिया हमने पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी का, और इसको हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 0.74। ठीक इसी ढंग से शेष प्रश्नों को भी आप हल करके देख सकते हैं। तो ये आप लोगों की सुविधा के लिए इनको आपके सामने से प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि कहीं आपको समस्या आए तो आप इन प्रश्नों के हल का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हल किया है, तो इन्हें आप स्वयं हल करके देखें और समस्या आने पर इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।